हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं बॉर्न टू लर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का पहला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का मैप देखते हैं तो उस वक्त आपको कोई नेशनल स्टेट्स नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप आज मैप मैप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। लेकिन उस वक्त आपको स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी अलग नहीं मिलेगा। उस वक्त सारे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड जो भी था वो छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइडेड था, किंगडम्स में डिवाइडेड था, छोटे प्रांतों में डिवाइडेड था, जो एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा रूल किया जाता था। वहाँ एक, जिस तरह से इंडिया में रूलिंग होती थी पहले किंग्स की, उस वक्त वहाँ भी उसी तरह के रूल्स चलते थे। जैसे कि वहाँ जो स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, ये जो जगह थे वो एटनिक टेरिटरीज थे। फिर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो एरिस्टोक्रेट मोनार्क के अंदर आता था, जहाँ सिर्फ डाइवर्स पीपल का रूल था। वहाँ किसी के पास भी उस वक्त कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे लोग, यानी सबकी आइडेंटिटी अलग थी। फिर जैसे कि रिवॉल्यूशन के बाद आइडेंटिटी जो आया, कॉमन सिटीजन्स की आइडेंटिटी थी, लेकिन उसके पहले आइडेंटिटी अलग थी। फिर वहाँ कॉमन कल्चर भी फॉलो नहीं होता था, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर थे। यहाँ तक कि लैंग्वेजेस भी डिफरेंट थे। जैसे आज इंडिया में भी आज आज देखेंगे आप तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी मिलेगा। उस वक्त और ज़्यादा था, हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज। अगर आप एक रीजन में है, दूसरे रीजन में जाएगा तो वहाँ डिफरेंट लैंग्वेज। उस रीजन से कहीं और चले गए, बगल के ही रीजन में जाएंगे तो वहाँ कोई और लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। तो वहाँ इस तरह के काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स थे। अलग अलग इथनिक ग्रुप से लोग बिलोंग करते थे। फिर हैज़बैंगर, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हैज़बैंगर एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया के ऊपर रूल करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी। फिर एल्पिन रीजन में टायरोल का रूल था, और जो कि जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेट्स थे। इसी तरह से और भी काफ़ी डिफरेंसेस थे। इसी तरह से सारे जगह पे अलग अलग तरह के रूल्स थे और अलग अलग स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जिस जो कि बिल्कुल ही पॉलिटिकल यूनिटी को डिस्टर्ब कर रही थी। और जैसे कि उस वक्त के एम्परर्स का मेन एम था कि अपने टेरिटरी को, अपने किंगडम को बड़ा करना है। छोटे छोटे, जिसका किंगडम बड़ा है वो छोटे किंगडम्स पर अटैक करता था, बड़ा करता था। फिर धीरे धीरे करके बड़ा किया अपना किंगडम, फिर बड़े किंगडम्स पर अटैक किया। उसी तरह से सभी किंगडम्स उसी तरह से ग्रो हुए हैं। कई किंगडम्स उसमें डिस्ट्रॉय हो गए, कई किंगडम्स काफ़ी अच्छा ग्रो कर गए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। उस वक्त सोशल और पॉलिटिकली दोनों में डोमिनेंट, दोनों को देखा जाए तो दोनों में डोमिनेंट क्लास एरिस्टोक्रेसी था। वो एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर थे वो बस एक ही चीज़ से यूनाइटेड थे, वो था उनके कॉमन वे ऑफ लिविंग से, रीजनल डिवीजन से। बाकी उनमें कुछ कॉमन नहीं था। वो अलग लैंग्वेज भी, अलग कंट्री के हैं तो अलग लैंग्वेज बोलते थे, जर्मनी से हैं तो जर्मन, फ्रांस से हैं तो फ्रेंच, तो रशिया से रशियन। तो मतलब एरिस्टोक्रेसी का एक से दो ही चीज़ था जो कॉमन था उनके लाइफ में, बाकी सब डिफरेंट था। जो वो लोग ई स्टेट्स ओन करते थे, कंट्री साइड हाउसेस, कंट्री के बाहर के हाउसेस, टाउन, मेन टाउन में हाउसेस, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी थी, पावर बहुत था। लेकिन वो माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ मेंबर में थे, काफ़ी कम नंबर में उनका पॉपुलेशन था। जो मेजर पॉपुलेशन था वो पीजेंट्स का था, बिजनेसमैन का था, स्मॉल बिजनेसमैन। लैंड ओनिंग का भी काफ़ी कम ही लोगों के पास लैंड्स थे, और होते भी थे तो काफ़ी कम अमाउंट में। बाकी जितने भी लैंड्स थे वो एरिस्टोक्रेट्स के पास होते थे। फिर जैसे कि देखा जाए तो ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप का जो लैंड एंडिंग था वो सर्फडम, जो आपने पिछले वीडियोस में देखा है जिसमें बताया था मैंने सर्फडम, उसको जो सर्फ्स यानी कि लैंड ओनर्स, उसमें मैंने बताया था सर्फडम का पूरा लेटर मीनिंग। तो सर्फ्स यहाँ पे वही सर्फ्स है, यानी लैंड ओनर्स, उनके पास होते थे।
तो फिर उसके बाद वेस्टर्न पार्ट में, अगर वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट में देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, वहाँ ट्रेड हुआ, काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ, बड़ी बड़ी कमर्शियल टाउन्स वहाँ इमर्ज हुए, जो काफ़ी मिडिल क्लास के लोगों को भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ उससे। प्रॉफिट ये हुआ कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिलने लगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, अगर कहीं भी लगातार इंडस्ट्री सेटअप होगी। अगर इंडिया में ही कोई ऐसा जगह है जहाँ इंडस्ट्री नहीं है और वहाँ 2-4 इंडस्ट्री लगातार सेटअप होने लगे, तो वहाँ के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होगा तो ऑब्वियस है वहाँ काम करने के लिए मज़दूर चाहिए, मैनेजर चाहिए, यूनियन लीडर चाहिए, हर चीज़ को मतलब मैनेज करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। कोई कितने मज़दूर चाहिए होंगे, तो सबके लिए एम्प्लॉयमेंट है। तो वहाँ बात है कि एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग हैं, लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो वहाँ जॉब लेंगे, तो इस तरह से लोगों का फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन हुआ, इंटरनेशनल मार्केटिंग शुरू हो गई उसके बाद काफ़ी ज़ोर से। उसके पहले भी इंटरनेशनल मार्केटिंग थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी कम थे जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते थे। उस वक्त एशियन कंट्रीज़ का, उसके पहले एशियन कंट्रीज़ इंटरनेशनल मार्केट में छाए हुए थे, और द नंबर 1 वाज द इंडिया, इंडिया। फिर फ्रांस जो जर्मन का एक पार्ट था, वो भी 19th सेंचुरी तक काफ़ी अच्छा ग्रो। 19th सेंचुरी में फ्रांस, 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी में भी फ्रांस अलग हो चुका था उस वक्त, और वो भी अच्छा ग्रोथ कर रहा था। जर्मनी में भी अच्छी ग्रोथ चल रही थी। जर्मनी, फ्रांस, जो कंट्रीज़ यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बिखर से गए थे, टूट से गए थे, उन कंट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया उस वक्त जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो मिडिल क्लास जो था उसने क्या किया, जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर इंडिया में भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी जिस ऐसे एरिया में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और तो वहाँ पे भी ज़्यादा जल्दी जल्दी लोगों को बेनिफिट होगा। उस वजह से वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने लगे लोग, बिजनेसमैन आने लगे, नए नए प्रोफेशनल्स आने लगे। फिर जो लैंडलेस पीजेंट्स थे, उन्होंने लैंडलेस पीजेंट्री छोड़कर इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। कईयों ने ऐसा किया ही होगा, काफ़ी भारी मात्रा में हुई होगी ये चीज़ें भी। तो फिर एरिस्टोक्रेसी को भी फ़ायदा हो रहा था उसमें, और मिडिल क्लास को भी। और जो एरिस्टोक्रेसी का प्रिविलेज था वो मिडिल क्लास के पास कभी नहीं आया। एरिस्टोक्रेसी के पास कई तरह के प्रिविलेज थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी को वीआईपी और बाकी के लोग कॉमन पर्सन। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी था वो अर्ली 19th सेंचुरी में ही यूरोप में आ चुका था, और लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से यूरोप काफ़ी पहले ही अलाइड हो चुका था, यानी जुड़ चुका था। लिबरलिज्म जो है वो टर्म जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, यानी लिया गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है फ्रीडम। और जो न्यू मिडिल क्लास था उसके लिए लिबरलिज्म प्रत्येक व्यक्ति के आज़ादी का प्रतीक था। प्रत्येक व्यक्ति कानून के नज़रों में इक्वल है, यानी कि बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति कानून के नज़रों में बराबर है, ये उनके लिए इसका महत्व था। फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, उसका जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरुआत से ही लिबरलिज्म जो है उसमें वो ऑटोक्रेसी और प्रिविलेज क्लास के अगेंस्ट रहा है। वहाँ के लोगों का मानना था कि अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। 19th सेंचुरी में लिबरल्स जो थे वो उन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी रोक लगाने की मांग की कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो तो अमीर होते जाएगा, लेकिन जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, उसका क्या, वो तो गरीब ही रह जाएगा।
अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट करोगे तो वो तो गलत है। अगर वही प्रॉपर्टी आप प्राइवेट ना रख के पब्लिक रहोगे तो यानी सब कोई उसका इस्तेमाल कर सकेगा। तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उन्होंने बैन लगाने के लिए बात मांग की, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी लाइए। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था वो नेसेसरली यूनिवर्सल सफरेज के लिए स्टैंड नहीं किया था। यूनिवर्सल सफरेज यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, द राइट टू वोट के लिए स्टैंड नहीं कर रहा था। जैसे कि अगर आप देखें रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में, याद करने की कोशिश करिए, आपको याद है कि जो फर्स्ट लिबरलिज्म आया था, लिबरल डेमोक्रेसी हुआ था, तो उसमें राइट टू वोट और इलेक्शन, राइट टू वोट फॉर और जो इलेक्टिंग, जो मतलब कि जो लोग वोट दे सकते हैं और जो इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, अब उम्मीदवार बन सकते हैं, उनमें उन्हीं लोगों को, उन्हीं मेंस को रखा गया था। वुमेन्स को तो नहीं रखा गया था। और मेंस उन्हीं मेंस को भी उन्हीं मेंस को रखा गया था, मेंस में जिनके पास प्रॉपर्टी थी, यानी प्रॉपर्टी ओनिंग मेंस को ही सिर्फ रखा गया था। जो मेंस के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्हें नहीं रखा गया, किसी भी वुमेन को नहीं रखा गया। लेकिन जैकोबिन्स क्लब जब आता है तो सभी ने सफरेज को एंजॉय किया, यानी राइट टू वोट को एंजॉय किया। लेकिन कुछ समय बाद जब नेपोलियनिक कोड आता है तो सफरेज सबके लिए बंद हो जाता है, क्योंकि वो एक मोनार्क था। नेपोलियन एक मोनार्क रूल फॉलो करता था। वो एक राजा में विश्वास करता था जिसकी कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। वो उसने फ्रांस पर अटैक किया, उसे कब्जे में कर लिया। फिर उसके बाद जब नेपोलियनिक कोड एंड होता है तो उसके बाद जो थी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में वुमेन्स और जो नॉन प्रॉपर्टी ओनिंग मेंस थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक पार्टी बनाई और एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने वोट, राइट टू वोट की मांग की। जो इकोनॉमिकल स्फेयर था उसमें लिबरलिज्म जो था, फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल्स, यानी कि जो भी गुड्स और कैपिटल्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगी थी उसको भी हटाता है। 19th सेंचुरी में इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड हुई थी मिडिल क्लास की, जिसके कारण वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटे थे। इसका एग्जांपल जर्मनी है। तो अब उसके बाद सच का ऐसे कई कंडीशन आए जिसमें इकोनॉमिकल एक्सचेंज में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आए सामने। ग्रोथ में न्यू कमर्शियल क्लासेस जो इमर्जेंस हो रहा था उसके कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए लोगों को। जैसे कि कहीं पे कुछ नहीं बिक रहा था, कुछ नहीं बिक रहा था, तो वहाँ पर वो चीज़ आई, तो जो बेचने वाला है उससे भी कुछ प्रॉब्लम आई, जो खरीदने वाला है उसे भी, कि खरीदने वालों को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्या ये चीज़ें सही होगी, क्या ये हमें ये खरीदनी चाहिए, और बेचने वाले को ये चीज़ थी, इस चीज़ की दिक्कत थी कि क्या हमारी बिक्री नहीं हो रही, हमारे गुड्स की सेलिंग नहीं हो रही अच्छी। तो ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल्स आए जो भी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी के काफ़ी एर्ग्यू हुए, काफ़ी सारे डिबेट्स भी हुए थे। 1834 में कस्टम इन यूनियन या फिर जोल्वियन का एक फॉर्मेशन हुआ था जिसको पर्शिया ज्वाइन किया था, और काफ़ी जर्मन स्टेट्स भी उसको ज्वाइन किए थे। उस यूनियन ने टैरिफ और बैरिट्स को एबोलिश किया था। टैरिफ और बैरिट्स आज भी लगते हैं। टैरिफ बाहर के जो भी गुड्स किसी बाहर की कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं, जैसे चाइना का कोई गुड अगर इंडिया में आता है या फिर इंडिया का गुड कहीं बाहर जाता है, मान लीजिए इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है और यूएसए में इंडिया वही चीज़ बेच रहा है जो यूएसए में भी मिलती हो, तो यूएसए की गवर्नमेंट क्या करेगी? वो चाहेगी कि यूएसए का गुड्स ज़्यादा बिके, तो उसके लिए वो एक टैक्स इम्पोज करती है फॉरेन गुड्स पर, जिसका नाम है टैरिफ। टैरिफ इम्पोज करने से एक टैक्स लगता है, और वो टैक्स के कारण अगर वो गुड लो प्राइस का भी होगा तो उसकी प्राइस काफ़ी हाई हो जाती है। और बैरिट्स भी उसी तरह का एक टैक्स था जो बाहर से सामान को इंपोर्ट किया जाता है उस पर लगाया जाता है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था इकोनॉमिकल सर्किल में, जिसको जर्मनी के काफ़ी स्टेट्स और पर्शियन ने एक यूनियन बनाया, और उस यूनियन में जितने भी कंट्रीज़ ने उस यूनियन को ज्वाइन किया, उस कंट्रीज़ की कंडीशन थी कि उन कंट्रीज़ को अपने आप मतलब उस यूनियन के जो लोग हैं, जो कंट्री हैं, उनका गुड अगर उनके कंट्री में आता है तो उस पर वो टैरिफ नहीं लगा सकते। यानी जो कॉस्ट उस पर प्रिंटेड है उसी कॉस्ट पर वो बिकेगा। अगर वो मतलब वहाँ से कोई डिस्काउंट का ऑफर है तो वो अलग बात है, या अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं तो वही वो बढ़ा हुआ प्राइस से बिकेगा, वो उसके गुड्स पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो करेंसी था वो थोड़ा उसका रिड्यूस, सबसे पहली बात बैरिट्स और टैरिफ को रिड्यूस भी किया गया था कुछ कंट्रीज का। फिर काफ़ी सारी करेंसीज को भी, जैसे कुछ करेंसीज जैसे कि वीक थी तो उनको भी कुछ मिला था फेवर। तो अब आते हैं अनाउंसमेंट पे। अनाउंसमेंट ये थी कि अब से मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं रखूँगा, इसमें कुछ क्विज़ की वीडियो रहेंगी, जिसमें जो क्विज़ का जो वीडियो होगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और कुछ डिबेट्स होंगे जो भी आपको देखने चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाय।